नमस्कार दोस्तों। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि कॉनकोर, आज हम करने वाले हैं इन डेप्थ एनालिसिस कॉनकोर का। साथ में हम जानेंगे कि फंडामेंटल और टेक्निकल किस लेवल पर क्या सजेशन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कंप्लीट एनालिसिस ऑफ कॉनकोर। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके बिजनेस मॉडल की। दोस्तों, किसी भी कंपनी में जब हम पैसा डालते हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। ये 1988 में बनी थी, काफ़ी पुरानी कंपनी है। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर की ये कंपनी है, यानी कि ट्रांसपोर्ट जैसे कि किसी भी कंपनी का हैवी जो माल है वो एक जगह से दूसरी जगह पर अगर भेजना हो तो वो कॉनकोर के थ्रू ही भेजते हैं। ये नॉर्मल ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं है, जैसे हम डिलीवरी, ब्लू डार्ट या ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, वो स्मॉल स्केल पर काम करते हैं, ये लार्ज स्केल पर काम करते हैं। इनके 61 इनलैंड कंटेनर डिपो है, यानी कि 61 जगह पे ऐसे इनके डिपो है जहां से वो अपना माल एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं। साथ में ये कैरियर, टर्मिनल ऑपरेटर और वेयर हाउस ऑपरेटर भी इनके मेन जो एक्टिविटी है वो इसके अंडर में आते हैं। गोल्ड चेन फैसिलिटी को भी प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर जिसमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है तो वो कॉनकोर उस चीज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाती है। उनकी अलग अलग जगह पे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी है। साथ में वो अपना बिजनेस भी बढ़ा रहे हैं ज्वाइंट वेंचर के थ्रू, और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक डेवलपमेंट के थ्रू भी अपना बिजनेस वो ऑल ओवर इंडिया बढ़ा रहे हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर के पास लगभग 55% स्टेक है, एफआईआई के पास 12.70% और डीआई के पास लगभग 26% है, यानी कि पब्लिक के पास बहुत कम ही स्टेक है। ये 95% के आसपास ये तीनों ही होल्ड करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से एक अच्छी बड़ी कंपनी है जिसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। फाइनेंशियल की अगर हम बात करें, 2025 का ये डाटा है कंप्लीट ईयर का, तो 9,334 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया। एबिटा की बात करें तो 2,376 करोड़ रुपए एबिटा रहा। कंपनी ने 11.5 रुपए का डिविडेंड दिया और ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर उनका रहा 21.20। अगर 5 साल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये अपना रेवेन्यू धीरे धीरे ग्रो ही कर रहे हैं। 2020-21 में कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिप रहा, क्योंकि 6793 से 6697 आ गया था, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि कंटिन्यू धीरे धीरे चाहे स्लोली हो लेकिन ये अपना रेवेन्यू को अपसाइड ही लेके जा रहे हैं। रेवेन्यू जनरेट इनका अपसाइड ही रहेगा। फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम कंप्लीट बात करें तो 40,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है। पीई रेशो 31 है, आरओई 11% है, सेक्टर पीई 16। सेक्टर पीई के हिसाब से अगर हम बात करें तो 31 का पीई रेशो थोड़ा सा ज्यादा है। 734 का 52 वीक हाई है और 52 वीक लो 481। पीबी रेशो 3.24 और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2.11% है। दोस्तों, अपने टोटल 3 चैनल हो गए हैं। मार्केट न्यूज विद मुकेश वाले चैनल पर हम बात करते हैं कि किसी प्रमोटर ने होल्डिंग कम की है, ज्यादा की है, एफआईआई डीआई के डाटा के बारे में। और डिविडेंड विद मुकेश वाले चैनल पर हम बात करते हैं डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट या कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में। तो आप तीनों ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं 5 साल की आरओई और आरओसीई के बारे में। 112% का 5 साल का आरओई है और आरओसीई 108% है। 5 साल का अगर इतिहास देखें तो हम काफी अच्छी खासी ग्रोथ दी है इस कंपनी ने। एक क्वार्टर की अगर हम बात करें, 2026 का जो एक क्वार्टर चला गया है उसका रेवेन्यू रहा इनका 2249 करोड़ रुपए और प्रॉफिट रहा 267 करोड़ रुपए। ये नेट प्रॉफिट है, एबिटा नहीं है। अगर हम पीर कंपैरिजन की बात करें तो दोस्तों, वैसे तो कॉनकोर अपने तरह का एक अलग ही मॉडल है, इसका कोई भी मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी के साथ इसका पीर कंपैरिजन कर रहा हूं। तीनों अपने अपने ही सेक्टर की अलग अलग टाइप की लीडर हैं, क्योंकि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बड़े लार्ज स्केल पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं और ये सभी कंपनी छोटे लेवल पे प्रोवाइड करवाती है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो 40,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। डिलीवरी की बात करूं तो 32,000 करोड़, ब्लू डार्ट 13,000 और ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 9,000 करोड़ वाली कंपनी है। प्रॉफिट की बात करूं तो नंबर 1 पर है कॉनकोर, क्योंकि 1292 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। डिलीवरी ने 162, ब्लू डार्ट ने 252 और ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 416 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बनाया है एक साल के अंदर अंदर। तो कंपनी वाइज भी हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती है। अब चलते हैं आगे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि होल्डिंग डिटेल यानी कि म्यूचुअल फंड होल्डिंग इस स्टॉक में क्या कर रहे हैं। तो हम अगर देख सकते हैं, अगस्त 2025 का ये डाटा है और अगस्त 2025 में काफ़ी म्यूचुअल फंड ने या तो फ्रेश बाई की है या अपनी एलोकेशन को इंक्रीज किया है।
तो हम ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी इसमें इंटरेस्ट बना रहे हैं, अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। इनका फ्यूचर प्लान क्या है दोस्तों? सबसे पहला प्लान तो ये है कि इनके पास नियर अबाउट, अभी हमने बात की थी 60-61 टर्मिनल है, इनको ये बढ़ाने का टारगेट है 2028 तक 80 टर्मिनल करने का इनका टारगेट है। साथ में ये ग्लोबल कंटेनर शिपिंग लाइन यानी कि इंटरनेशनली भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। इसके लिए कॉनकोर ने और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर भारत कंटेनर शिपिंग लाइन यानी कि एक नई कंपनी भारत कंटेनर शिपिंग लाइन बनाने की योजना कर रही हैं, और अगर ये फुलफिल हो जाती है तो इंटरनेशनली भी ये कंपनी काफी अच्छा खासा अपना एक्सपेंशन कर लेगी। साथ में कॉनकोर एक नई प्लानिंग भी कर रहा है। अभी तक क्या होता था दोस्तों, किसी भी, चाहे वो आप रेल के थ्रू जा रहा है कंटेनर, बाई रोड जा रहा है, तो एक कंटेनर एक टाइम पर ही जाता था। तो अब डबल स्टेक ट्रेन्स को बढ़ाने की वो विचार कर रहे हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों, एक कंटेनर के ऊपर एक रखे जाएंगे, जिसमें कॉस्टिंग भी बहुत कम हो जाएगी और कोई भी माल जल्दी से जल्दी पहुंचाया भी जाएगा, यानी कि डबल कैपेसिटी हो जाएगी किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल की। तो कहने का मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी रणनीति रहेगी। साथ में वो अपना जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है उसमें रेल बेस्ड 95% करने का विचार कर रही है। अभी क्या होता है दोस्तों, वो रेल के थ्रू भी अपना माल भेजती है और बाय ट्रांसपोर्ट भी, लेकिन उनका टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रीन एनर्जी या ग्रीन लॉजिस्टिक हम कह सकते हैं, उसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, जैसे कि रेल बेस्ड के ऊपर 95%, और साथ में अगर रोड के थ्रू भी जाना चाहें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज हो, पोल्यूशन कम से कम हो, ग्रीन एनर्जी के ऊपर उनका फोकस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब बात करते हैं डिफरेंट व्यू और डिफरेंट आइडियाज। ब्रोकरेज हाउसेज इस स्टॉक के बारे में क्या समझती है, क्या उनका टारगेट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने बाय की रेटिंग दी है, 980 रुपये का टारगेट दिया है। दोस्तों ये 1 से 1.5 महीने पुरानी न्यूज है, लेकिन अभी तक ये इंटैक्ट है क्योंकि एक रेंज में ही सस्टेन कर रहा है और अभी तक इनका टारगेट हिट नहीं हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अभी तक वैलिड है। आईसीआईसी सिक्योरिटी भी बाय का ही व्यू बना रही है, 682 का इनका टारगेट है। टेक्निकल अगर मैं बात करूं तो आरएसआई 35 है और स्टोकास्टिक 7। तो स्टोकास्टिक ये सजेस्ट कर रहा है कि ओवरसोल्ड पोजीशन में है, तो कभी भी बाउंस बैक आ सकता है। मेजर सपोर्ट की बात करूं तो 524 का मेजर सपोर्ट है जो अभी तक होल्ड कर रखा है। 535 करंट मार्केट प्राइस है। 100 एमआ, 200 एमआ, ईएमए 20 और डीएमए 50, दोस्तों ये सभी के सभी ब्रीच हो चुके हैं और वहां से थोड़ा सा प्राइस नीचे है। अगर दोबारा से प्राइस इनको ब्रीच कर देता है तो एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर हम स्ट्रेंथ और वीकनेस की अगर हम बात करें, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट पर ही है, यानी कि उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। फ्यूचर ग्रोथ जो हमने पहले बात की है, फ्यूचर ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस है, अपने सेक्टर का ये लीडर बिजनेस में काम करती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि लाइफ टाइम हाई 944 था, जो मैंने पहले बताया आपको वो 1 साल का हाई बताया था, लेकिन मैं लाइफ टाइम हाई की अगर हम बात करूं तो 944 का लाइफ टाइम हाई है और उससे अभी 40% लेस पर ये स्टॉक हमें मिल रहा है। रिस्क क्या है दोस्तों, जो हमने पीबी रेशियो की बात की थी वो 3.31 टाइम, यानी कि थोड़ा सा पीबी रेशियो हाई है। कंपनी ने लास्ट के 5 साल में जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम दी है, और जो मैंने बात की थी आपको आरओई आरओईसी, वो 5 ईयर का डाटा मैंने शो किया था। 5 ईयर में तो कंपनी ने अच्छा किया है, लेकिन अगर हम लास्ट के 3 साल की बात करें तो कंपनी ने लो रिटर्न दिया है 10.8% का। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि लास्ट के 2-3 साल में ये अंडर परफॉर्म कर रही है, लेकिन अगर एक बार चलने लग जाएगी, पीएसयू सेक्टर की ये कंपनी है, तो हो सकता है कि अच्छा खासा ग्रो कर जाए लॉन्ग टर्म में। अब मैं एक फाइनल व्यू आपको बताता हूं कि मेरी तरफ से मैं क्या सोचता हूं स्टॉक के बारे में। दोस्तों फंडामेंटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना तो कोई कर्जा है, पीएसयू सेक्टर है, ऐसा भी नहीं है कि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा हो या प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम हो। एफआईआई, डीआई और प्रमोटर की बहुत अच्छी खासी इसमें होल्डिंग है। ब्रोकरेज भी बुलिश है, 15 से 20% अपसाइड का मोमेंटम वो सोच रहे हैं। टेक्निकल न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। आरएसआई भी 35, ऐसा नहीं है कि ओवरबॉट पोजीशन में चला गया हो, लेकिन
अगर हम ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस लगाना हमें जरूरी है, रिस्क को कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों शेयर मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रहता है कि हम अपने पैसे को प्रोटेक्ट कैसे करें। ऐसा नहीं है कि हम ट्रेडर हैं और इन्वेस्टर बन जाए, 2-3 साल 4 साल के लिए हमारा पैसा फंस जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक शिप जो हम बोलते हैं वो इस टाइप के स्टॉक में किया जा सकता है। अगर आप स्टॉक शिप के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। साथ में अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो ये ऐसा स्टॉक नहीं है कि आज ये 500 है तो कल को 200 आ जाएगा, या 1 वीक में ही ये 1000 चला जाएगा। ये धीरे धीरे अपनी रफ्तार को पकड़ेगा, लेकिन एक कॉशियस अप्रोच रखनी जरूरी है। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस लेवल पे आप खरीदना ही है या इस लेवल पे आपको बेचना ही है। मैंने आपको लॉन्ग टर्म, स्टॉक शिप, स्विंग ट्रेडिंग और ट्रेडिंग इसके हिसाब से अपने रिव्यू आपको बताए हैं। आप अपने रिसर्च के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। दोस्तों ये थी कंप्लीट कॉनकोर की एक डेप्थ एनालिसिस। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। अपना कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।